स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। सो प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से दिया गया प्रैक्टिस पेपर फॉर क्लास 8, सब्जेक्ट रहेगा साइंस। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो आपके लिए। कंप्लीट पेपर को हम समझेंगे और यहाँ से आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कवर करने वाले हो, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम इसको इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं और हिंदी मीडियम में भी आपको पेपर मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट मिलेगी आपको वीडियो के एंड में, उस पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर हिंदी मीडियम में पेपर मिलेगा। क्लियर? तो वहाँ से आप उसको हिंदी मीडियम में कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ड्यूरेशन आपका 2.5 घंटे एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। क्लियर? सो जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस देखिए, क्वेश्चन सारे कंपलसरी रहेंगे एंड सेक्शन ए, बी एंड सी, 3 सेक्शन है। ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बी में शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप, सी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। नो ओवरऑल चॉइस, इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए दिया गया है। सबसे पहले सेक्शन ए में द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस। एक ही जगह पे, क्वेश्चन के समझिए, एक ही जगह पे अगर एक ही टाइप के प्लांट्स जो है लार्ज स्केल पे ग्रो किए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं। जैसे कि एक फील्ड है, उसके अंदर आपने वीट लगाया, उसके अंदर आपने राइस लगाया, तो वो क्या कहलाएगी? वो क्या कहलाएगी बच्चे? वो क्रॉप कहलाएगी। ठीक है, कॉल्ड क्रॉप। नेक्स्ट देखिए, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अप्लाइड फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज कर दे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। आप जो डो होता है आटा, उस पर फोर्स लगाते हो, बैलून पे फोर्स लगाते हो, उसकी शेप चेंज हो जाती है। रबर को आप खींचते हो, उसकी शेप चेंज हो जाती है। कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। क्लियर? या जो है प्रेशर आप लिख सकते हो, प्रेशर ऑन डो। क्लियर? नीडिंग डो लिख सकते हो या बैलून लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल। व्हीकल के लिए लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल कौन सा होता है? सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये रहेगी सीएनजी की फुल फॉर्म, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम अ रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द पल्स। एक रबी क्रॉप बतानी है। रबी क्रॉप कौन सी होती हैं? जो विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं। रबी और खरीफ के बीच में डिफरेंस जरूर कीजिएगा। खरीफ क्रॉप जो रेनी सीजन में ग्रो की जाती हैं। अब आपको एक रबी क्रॉप बतानी है जो पल्स भी है, तो कौन सी हो जाएगी? वो ग्राम हो जाएगी, चना। व्हाट आर वीड्स? वीड्स क्या होती हैं? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर देख लेंगे। सो आंसर यहाँ से देखेंगे, रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो ए पल्स क्या रहेगा? ग्राम। एंड वीड्स क्या है? अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप्स, उसको क्या कहेंगे? हम वीड्स कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है अगला क्वेश्चन, फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो ये ट्रू है या फॉल्स रहेगा? तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि फोर्स की एक अपनी डायरेक्शन होती है। हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स लगाते हैं और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है कि कितना फोर्स लगाते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब कितना फोर्स लगाया और कौन सी डायरेक्शन में लगाया, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड इन अ फ्लूट। फ्लूट के अंदर कौन सा पार्ट जो है वो वाइब्रेट करता है? तो कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है? दैट इज एयर कॉलम। कौन सा करेगा? एयर कॉलम लिख देंगे आप, एयर कॉलम। क्लियर? नेक्स्ट, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। क्या लैब में फॉसिल फ्यूल्स को बनाया जा सकता है? क्या वो इतना हाई प्रेशर, इतना हाई टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। डिफाइन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? तो आंसर देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। देखिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज्ड बॉडीज ऑन अदर चार्ज्ड और न्यूट्रल बॉडीज। जो फोर्स जो है एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पे लगाती है, जैसे आप कॉम है और उसको हेयर पे रब करते हो और फिर जो पेपर ऑफ पीसीज पड़े हुए हैं जो आपने फाड़ के डाले हुए हैं वो उनको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्लियर? कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इसको हम बोलते हैं। तो न्यूट्रल बॉडी पे भी कर सकता है या दूसरी चार्ज बॉडी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो क्या है? ट्रू है, कोक जो है वो क्या है? कार्बन की प्योर फॉर्म है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। तो जो प्रोसेस है कि एक डिजायर्ड मेटल की जो लेयर है वो दूसरी मेटल पर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो कवर की जाती है, दैट इज, उसको क्या कहेंगे? सो दैट इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे बच्चे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वेरी गुड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो लिख देंगे आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट देखिए, ए फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद। हम किसी भी चीज़ पर फोर्स तभी ला सकते हैं जब वो चीज़ किस में हो? कांटेक्ट में हो। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम कांटेक्ट में थोड़ा ना होते हैं, लेकिन हमारे ऊपर लगता है। मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक फोर्स, एक चुंबक आयरन की चीज़ों को अपनी ओर खींच रही है, तो इसका मतलब कांटेक्ट में तो नहीं है ना। तो कैसा फोर्स है? वो मैग्नेटिक फोर्स है। तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। और में देखिए, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड ग्रेविटी नहीं होता, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। तो सेपरेशन का जो प्रोसेस है जिससे हम पेट्रोलियम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, लाइक डीजल, पेट्रोल, पैराफिन, वैक्स, उन सबको अलग करते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेक्शन फर्स्ट, जिसमें हमने ये जो है 1 मार्क क्वेश्चन किए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 12 क्वेश्चन। एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से सेक्शन बी रहेगा। तो इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। एक रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा है। नेम द 2 फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द लॉन्चिंग पैड। जैसे ही रॉकेट ऊपर की तरफ एकदम से लॉन्च हुआ, उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स काम करेंगे? तो देखिए, हर एक चीज़ जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर अर्थ के एनवायरनमेंट में है, तो उसके ऊपर एक तो कौन सा फोर्स काम करता है? एक तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। ठीक है, कौन सा फोर्स काम करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा फोर्स कौन सा काम करेगा? उसके ऊपर जो एयर है, एयर कौन सा फोर्स कॉज करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स कॉज करेगा। तो 2 टाइप के फोर्स रहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इसी में और में दिया गया है। ठीक है, तो इन द फॉलोइंग सिचुएशन स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। स्क्वीजिंग, जब हम लेमन को स्क्वीज करते हैं, उसको निचोड़ते हैं अपनी फिंगर से, उसका जूस निकालते हैं। आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स। कौन सा एजेंट है जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट। और जो फोर्स लग रहा है वो किस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ये आपको यहाँ से बताना है। तो आंसर हो जाएगा यहीं से, इसमें जो है हम आंसर करेंगे। तो देखिए, agent exerting force while squeezing a lemon, that is the fingers exert on the lemon। agent कौन सा है जो force exert कर रहा है? while squeezing, fingers exert कर रही हैं force, और किस पे कर रही हैं? lemon पे कर रही हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू हैव बीन गिवन 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर साइज। ठीक है, आपको 2 कॉपर प्लेट दी गई है पर्टिकुलर साइज की, एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ड्रॉ ए सिंपल सर्किट टू शो द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आपको एक सिंपल सर्किट ड्रॉ करना है जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग शो करे। तो इसका आंसर हम देखेंगे। तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। इसमें देखिए, ये जो है आपको दी गई है, ये क्या है? ये कॉपर प्लेट है। ठीक है, ये 2 आपको कॉपर प्लेट दी गई हैं। यहाँ पे ये बैटरी लगाई गई है। ये क्या है? बैटरी। बैटरी का कैसे करते हैं? एक बड़ा एक छोटा। बड़े वाली जो है वो पॉजिटिव लाइन, वो किसके लिए होती है? वो पॉजिटिव होती है बड़े वाली लाइन, और छोटी वाली माइनस के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे, अब इनको यहाँ ऐसे इस तरह से बैटरी बनाते हैं। अब ये कितने सेल की बैटरी हो गई? ये आप देखिए 3 सेल की बैटरी हो गई। क्लियर? तो ये यहाँ पे हमने क्या लगा दी है? बैटरी लगा दी है। ये नेगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव। 2 हमने कॉपर प्लेट ले ली, और ये क्या है? सॉल्यूशन। ये सारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। इस तरह से हमने इनको अटैच कर दिया। ये जो रॉड बनेगी ये नेगेटिव यानी कैथोड होगी। कैसी होगी? कैथोड होगी। और ये जो बनेगी ये कौन सी होगी? ये एनोड होगी। क्लियर है? तो ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये आप इस तरह से सर्किट जो है ये बनाओगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ अ टेस्टर आर डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन द मैग्नेटिक नीडल शो डिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन।
जब आप फ्री एंड ऑफ अ टेस्टर के फ्री एंड्स को सॉल्यूशन में डिप करते हो, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। एक्सप्लेन करना है क्यों शो करती है। तो आंसर क्या रहेगा, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन इन अ सॉल्यूशन इंडिकेट दैट द सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या शो करती है, मैग्नेटिक नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई और जो सॉल्यूशन है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एक पेंडुलम 4 सेकेंड्स में कितना ऑसिलेट कर रहा है, 40 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है। अब आप पहले तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को समझिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड होता है कि एक वाइब्रेशन या ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, वो टाइम पीरियड कहलाता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन हुई, हाउ मेनी वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड। और एक वाइब्रेशन में समय कितना लगा, वो टाइम पीरियड। और एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन हुई, वो क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, देखिए टाइम पीरियड निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। या आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, हमें निकालना क्या है कि एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा। हमारे पास से क्या लगा, 40 वाइब्रेशन कंप्लीट होने में टाइम लगा हमारे पास 4 सेकंड का। एक वाइब्रेशन होने में कितना लगेगा, 4/40। ऐसे भी कर लीजिए, कितना आ गया, 1/10 यानी 0.1 सेकेंड। अब इस तरह से, या आप सीधा ये फॉर्मूला लगा दीजिए, टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। दूसरा फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक सेकंड में टोटल कितनी वाइब्रेशन हुई। ठीक है, तो अब देखिए 40 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन, 4 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हुई है, यहाँ पे 4 सेकंड में वाइब्रेशन हुई है 40। एक सेकंड में कितनी होंगी, 40/4 यानी कितनी हुई, 10 वाइब्रेशन। तो टोटल कितनी हो गई, 10 हर्ट्ज जो है यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो आप देखिए टाइम पीरियड के लिए और फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूले दोनों चेंज हो गए हैं, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि आपको टाइम पीरियड निकालना है तो ऊपर टाइम लोगे, नीचे ऑसिलेशन, और फ्रीक्वेंसी में इसका उल्टा कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, मेजर ग्रुप्स कौन से हैं वो आपको लिखने हैं। आंसर यहाँ से कर लेंगे, कौन से होंगे मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ये जो है मेजर ग्रुप हो जाएंगे। याद रखना वायरस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काउंट नहीं करते, क्योंकि ये विदाउट होस्ट जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करता, बिना होस्ट के ये ग्रो नहीं करता, जैसे कोरोना वायरस था। ठीक, तो इसीलिए इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड नहीं करते, कैटेगरी में मेजर ग्रुप में इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या लॉज हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। लॉज क्या है रिफ्लेक्शन के, तो यहां से करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मान लीजिए मिरर है तो ये इंसिडेंट रे है, ये टकरा के वापस आएगी, तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो ये एंगल आई बनता है और ये एंगल आर बनता है। तो आप ये डायग्राम भी ज़रूर बनाएंगे, इसमें जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है इसमें डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, राइट वन एनी वन। तो आपको बताना है एंटीबायोटिक क्या है और क्या प्रिकॉशन आप ले सकते हो। तो एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ को इनहिबिट करे, किल करे, वो जो है क्या कहलाएंगी, एंटीबायोटिक कहलाएंगी। प्रिकॉशन क्या रहेगा, डोंट टेक एंटीबायोटिक विदाउट अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेम आपको लिखना है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं। सो आंसर क्या रहेगा, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन, राइजोबियम है, एस्ट्रोवेक्टर है, या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, लिस्ट एनी 3 सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। एनी 3 सोर्सेज आपको बताने हैं नॉइस पोल्यूशन के आपके सराउंडिंग में। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बच्चे। 3 सोर्सेज क्या रहेंगे,
दैट आर हॉकिंग व्हीकल्स हैं, लाउड स्पीकर हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इसके अलावा और भी आपको जो भी ठीक लगे वो आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ नॉइस पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन, राइट एनी 3 पॉइंट्स। तो नॉइस पोल्यूशन ह्यूमन के लिए कैसे हार्मफुल है, कोई भी 3 पॉइंट आपको इसमें देने हैं। तो आंसर रहेगा कॉजिंग हेयरिंग लॉस, बहुत ज़्यादा से हमारे कान खराब हो सकते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी कॉज करता है। अफेक्ट कंसंट्रेशन एंड स्लीप, ठीक है, जो कंसंट्रेशन है उसको इफेक्ट करता है, हमारी नींद खराब करता है। क्लियर, ये तो बहुत बड़ा लॉस है बच्चों का कि नींद खराब हो जाती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया, क्वेश्चन 9 है, इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, फुल फॉर्म जरूर याद कीजिए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग, राइट एनी 3 टिप्स। तो PCRA कैसे लोगों को एडवाइस करती है कि आपको अपना पेट्रोल डीजल कैसे ड्राइविंग के टाइम पे सेव करना चाहिए, कोई 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे देने हैं। तो आंसर हम करेंगे कि हमेशा जो ड्राइविंग करें एक कांस्टेंट स्पीड पे करें, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि कभी बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी कभी बहुत ज़्यादा धीरे कर दी, उससे ट्रैफिक, उससे क्या होगा, उससे जो फ्यूल है वो ज़्यादा लगता है। टर्न ऑफ द इंजन है ट्रैफिक सिग्नल, अब लंबे लंबे टाइम के लिए ट्रैफिक सिग्नल हो जाते हैं तो वहाँ पे इंजन को टर्न ऑफ कर देना चाहिए। मेंटेन प्रॉपर एयर प्रेशर इन टायर, टायर में हवा जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Explain why, in case of fire, before the firemen use the water hoses, they shut off the main electrical supply for the area. जब भी जो इलेक्ट्रिकल जो पर्सन होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी ठीक करते हैं, वो क्या करते हैं, मेन जो फायरमैन होते हैं, वाटर होजेस को जब पानी फेंका जाता है तो क्या करते हैं, दे शट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया, जो उस एरिया की इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल मेन सप्लाई को बंद कर देते हैं जब भी पानी का यूज़ किया जाता है वाटर हॉजेस से। ऐसा क्यों होता है? बहुत इजी है, क्योंकि जो वाटर है दैट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वाटर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन वाई इन केस ऑफ फायर, ठीक है, बिफोर द फायरमैन यूज़ द वाटर हॉजेस, जो फायरमैन है अगर आग लग जाती है तो फायरमैन जो है जो वाटर हॉजेस यूज़ करते हैं, दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई, तो वो मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई को उस एरिया में बंद कर देते हैं। क्यों? ये आपको बताना है। बहुत आसान है बच्चों, क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि जो वाटर है दैट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन कॉज इलेक्ट्रिकल शॉक, तो उससे उसको क्या लग सकता है? करंट लग सकता है, ठीक है। तो इसको ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है इसी में, सेकंड है, ए चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो द सी वाटर फ्रॉम हिज टेस्टर। तो एक बच्चा है जो कि टेस्टर से सी वाटर जो समुद्र का पानी है और जो अपना वैसा पानी है उन दोनों को क्या करता है? टेस्ट करता है। ही फाइंड द कंपास निडल डिफ्लेक्ट मोर इन केस ऑफ सी वाटर, तो सी वाटर में जो कंपास निडल है वो क्या होती है? उसके अंदर ज़्यादा डिफ्लेक्शन होती है। क्यों? क्योंकि जो सी वाटर है उसके अंदर सॉल्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं? डिजॉल्व सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं जो कि उसको बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है। यदि आप वाटर लेके उसके अंदर क्या डाल दोगे? सॉल्ट डाल देते हो, नमक डाल देते हो, तो वो उस वाटर से ज़्यादा, जो सॉल्टी वाटर होगा वो ज़्यादा कंडक्टर होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, आयंस बनते हैं और इन्हीं की वजह से क्या होता है? आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन 11, व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब ब्रीफली 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो इरिगेशन क्या है? 2 मेथड आपको बताने हैं कि जो कि वाटर कंजर्व करेंगे। आंसर रहेगा दैट इज, इरिगेशन क्या है? इरिगेशन इज द सप्लाई ऑफ वाटर। इरिगेशन क्या रहेगा? सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स आर्टिफिशियली, उसको हम इरिगेशन कहते हैं। तो 2 मेथड कौन से रहेंगे? ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। मॉडर्न मेथड में भी आ सकते हैं। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है? फवारे वाली, आपने देखा होगा पार्क वगैरह में ऐसे फवारा जो चलता रहता है ना, उसको हम स्प्रिंकलर इरिगेशन कहते हैं। वाटर इज स्प्रेड ऑन क्रॉप्स थ्रू नोजल्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स क्रिएटिंग अ रेनफॉल लाइक इफेक्ट। जैसे बारिश हो रही है, इट इज सुटेबल फॉर अनइवन लैंड एंड वाटर स्कैरस एरियाज, जहाँ पे पानी की कमी होती है, एंड अनइवन लैंड होती है जैसे हिली एरिया हो गए,
ऊबड़ खाबड़ जो है ज़मीन होती है उनमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और पानी की बचत होती है। ड्रिप इरिगेशन क्या है? इन दिस मेथड वाटर इज डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द प्लांट रूट। इसके अंदर प्लांट एक पाइप लगा दी जाती हैं, जहाँ जहाँ प्लांट है उनकी रूट के पास पाइप में होल कर दिया जाता है और प्लांट के को डायरेक्टली जो पानी है वो उसकी रूट में जाके मिलेगा। आप सब बच्चे जानते हैं कि प्लांट को पानी कहाँ से मिलता है? रूट से मिलता है। तो ऊपर से छिड़काव करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, अगर रूट में पानी चला जाए तो फिर प्लांट उसको ले लेगा। सो थ्रू द पाइप्स एंड ड्रिपर्स कंजर्विंग वाटर एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी मॉइस्चर टू द प्लांट्स, तो उसको नेसेसरी मॉइस्चर मिलेंगे। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए जो है यहाँ पे 3 नंबर का है, तो थोड़ा सा इसको एलेबरेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला दिया गया है, लिस्ट स्टेप वाइज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगरकेन क्रॉप प्रोडक्शन। तो स्टेप वाइज आपको बताना है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, फ्लो चार्ट बनाना है शुगरकेन क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो आंसर क्या रहेगा? देखिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सबसे पहले हम उसकी प्लॉइंग करेंगे, उसकी फिर सोइंग, उसमें बीज डालेंगे, उसके अंदर मैन्योर या फर्टिलाइजर डालेंगे, उसके बाद उसके अंदर पानी डालेंगे, इरिगेशन। अगला स्टेप क्या रहेगा? वीड्स को रिमूव करना है। अगला स्टेप रहेगा हार्वेस्टिंग, ठीक है, उसकी जो है कटाई करेंगे और फिर लास्ट में उसको क्या करेंगे? फ्रीज में भेज देंगे। स्टोरेज भी कर सकते हैं हम, स्टोरेज कर दीजिए, लास्ट हमारा स्टेप यही रहेगा स्टोरेज का। ठीक है, स्टोरेज आप यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सेक्शन सी, मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ। ठीक है, कॉलम 1 दिया गया है, देखिए द फ्यूजन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द गैमीट। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? फ्यूजन ऑफ द गैमीट को क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ए हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, एग्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर। एग्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं बच्चों? एग्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं ओवरी में। एग्स पूछा है तो एग्स कहाँ प्रोड्यूस होंगे? ओवरी में। तो ये आपका बी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सी है, द टर्म यूज फॉर द बल्जेस ऑब्जर्व ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा की जो बॉडी होती है उसके ऊपर, हाइड्रा ऐसे कुछ होता है ना, ये वाला, उसकी बॉडी पे ऐसे साइड में कुछ बल्जेस नजर आती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? तो इन बल्जेस को क्या बोला जाता है? इनको बर्ड्स बोला जाता है। सी आंसर। अ टाइप ऑफ फीजन इन अमीबा, ये तो सब बच्चे जानते हैं, अमीबा में कैसा फीजन होता है? बाइंडरी फीजन। तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। ये देखिए, अनदर टर्म्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज IVF। ठीक है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद कीजिए। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन दिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्पर्म्स जो है कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, दैट इज इन द टेस्टिस। क्या आ जाएगा? टेस्टिस आ जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पैसेज रीड करना है। इट इज़ नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आइज। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आंखों का देखभाल रखो। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट। अगर प्रॉब्लम है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए, डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप करवाइए। इफ़ एडवाइज यूज सूटेबल स्पेक्टिकल्स। अगर आपकी नज़र कमज़ोर हो गई है तो स्पेक्टिकल्स का यूज़ कीजिए। टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज। बहुत कम लाइट और बहुत ज़्यादा लाइट हमारी आंखों के लिए अच्छी नहीं है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय। हमारी आंखों में जो लाइट एंटर करती है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको कंट्रोल करता है आइरिस। बहुत ध्यान से आंसर कीजिएगा बच्चे। आइरिस जो है वो कंट्रोल करती है कि प्यूपिल के अंदर से कितनी लाइट एंटर करेगी। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से डायग्राम याद कीजिए। ये जो है सिलरी मसल्स हैं, यहाँ पे ये क्या है? आइरिस। ये आगे क्या है? आइरिस है। और ये क्या है? ये एरिया, ये प्यूपिल है। तो यहाँ कितनी लाइट एंटर करेगी वो कौन कंट्रोल करेगा? वो ये आइरिस कंट्रोल करेंगी। ठीक, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डिफेक्ट टू विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली इज। तो जिसमें जो व्यक्ति है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख सकता है। तो जिसमें नियर बाय को देख सकते हैं, दूर वाले को नहीं देख सकते, तो वो क्या होता है? मायोपिया। और इसका ऑपोजिट अगर आ जाए तो क्या कहलाएगा? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रोड्स एंड कॉन्स इन ह्यूमन आई। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो कॉन्स जो हैं दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। तो ऐसा नहीं है, कॉन्स डिम लाइट के सेंसिटिव नहीं होती। कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये ठीक है। कॉन्स जो है वो हमारी ब्राइट लाइट के लिए जो है सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, कौन सेल जो होती हैं वो कलर के लिए होती हैं। रोड्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये गलत है। एंड रोड्स आर कैन सेंस कलर, बिल्कुल नहीं, रोड नहीं कलर करती, कौन सेल्स जो है कलर को सेंसेशन करती हैं, कौन सेल्स।
तो याद रखेंगे C4 कौन, C4 कलर। और में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट एडवाइजेबल फॉर केयरिंग ऑफ योर आइज। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट एडवाइजेबल, कौन सा एडवाइज नहीं किया जा सकता। डोंट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली, बिल्कुल जो है ये अच्छी बात है, नहीं देखना चाहिए। रब योर आइज इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज, तो रब नहीं करनी चाहिए अगर डस्ट पार्टिकल चली जाए तो ये एक्शन नहीं करना चाहिए। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस, बिल्कुल नॉर्मल डिस्टेंस से पढ़ना चाहिए। और डाइट में विटामिन ए लेना चाहिए बिकॉज विटामिन ए इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर आइज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, रीड करना है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ठीक है, प्लांट्स जो है ओनली ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, वाटर को लेकर, CO2 को लेकर और मिनरल्स को लेकर। रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, जो रॉ मटेरियल है वो हमारे सराउंडिंग से ही वो ले लेते हैं, जो सराउंडिंग में ही प्रेजेंट है ना। वाटर मिलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, मिनरल्स वो किससे लेते हैं, रूट से ले लेते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्राइमरी मोड क्या है, तो प्राइमरी मोड क्या है उनका, वो ऑटोट्रॉफिक हैं, ऑटोट्रॉफिक अपना खाना खुद बनाते हैं। दे कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स, तो ऑटोट्रॉफिक है, बी आंसर रहेगा। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज मेनली इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, कौन सा पार्ट जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी करता है, तो कौन सा करता है, सी। जो लीव्स होती हैं दे आर द किचन फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। जैसे हम किचन में खाना बनाते हैं तो प्लांट्स की किचन क्या है, लीव्स जो है वो प्लांट की किचन है। थ्रू विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स, लीव्स में किस पार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर करती है, तो क्या होते हैं उसके अंदर टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, इनके थ्रू जाती है, तो ये आंसर हो जाएगा। और में दिया गया है इन दोनों में से कोई एक करना है, थर्ड में और फोर्थ में, पेपर में ध्यान रखना। और एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये 2 नंबर का होता है, 1 मार्क 2 नंबर का, तो इसलिए बड़े स्कोरिंग है ये लास्ट के जो पैसेज होते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड वेयर प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जहाँ पे प्लांट अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं सनलाइट से, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट देखिए अगला पैसेज दिया गया है, रीड द पैसेज, डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट एनिमल जो है वो अडेप्ट होते हैं अलग अलग सराउंडिंग में, क्लियर। द ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर फूड वाटर शेल्टर एंड अदर नीड ऑन देयर हैबिटेट, तो जो हर एक की अलग अलग हैबिटेट होती है, जैसे मछली है पानी में रहती है, वहाँ से अपना जो डाइट है अपने उसके अकॉर्डिंग अपना शेल्टर लेगी, फूड लेगी। हम अर्थ पे रहते हैं, ऐसे जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है हमारी, तो हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे। they have certain features that help them to live in the surrounding in which they normally found, तो जैसे एनवायरनमेंट में जो रहता है, जैसी हैबिटेट में, उसी के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी फीचर्स होते हैं। आकाश कम अक्रॉस एन एनिमल हैविंग ए स्ट्रीम लाइंड एंड स्लिपरी बॉडी, तो स्ट्रीम लाइंड बॉडी किसकी होती है और स्लिपरी भी होनी चाहिए। व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ द एनिमल, तो स्ट्रीम लाइंड बॉडी जो है वो किसकी होती है, फिश की जो है स्ट्रीम लाइंड बॉडी रहेगी और स्लिपरी होगी, तो क्या आ जाएगा इसमें, वाटर आ जाएगा। हैबिटेट कैसा है, वाटर, हैबिटेट होता है जहाँ पे वो रहता है, क्लियर। तो एक्वेटिक भी आ सकता था, वाटर की जगह एक्वेटिक वर्ड भी आपको यहाँ पे मिल सकता था, तो एक्वेटिक लगाते, टेरेस्ट्रियल जमीन के लिए मिलेगा, ठीक है। ऑल द ऑर्गेनिज्म डाई देयर काइंड कंटिन्यू टू लिव ऑन अर्थ, उनकी जो काइंड है वो क्या रहेगी, कंटिन्यू रहती है अर्थ पे, यानी एक व्यक्ति मर जाता है लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी जाति ही खत्म हो गई, तो क्यों नहीं खत्म होती, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक दिस पॉसिबल, तो क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अर्थवॉर्म ब्रीद थ्रू देयर, अर्थवॉर्म जो है वो किससे सांस लेते हैं, तो किससे लेते हैं, स्किन के थ्रू लेते हैं, जैसे हम लंग्स के थ्रू लेते हैं, अर्थवॉर्म स्किन के थ्रू लेते हैं। द सराउंडिंग वेयर एनिमल लिव, जो सराउंडिंग जहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो रहते हैं वो क्या कहलाती है, दैट इज नोन एज हैबिटेट, क्या कहलाएगी, हैबिटेट कहलाती है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट पेपर बच्चों, आई होप सारा पेपर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। अब आपके सामने जो प्लेलिस्ट का लिंक है इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यही वीडियो हिंदी मीडियम में मिल जाएगी, उसको आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय।